साल 1919 बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा अपने बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और केवल 2 पैसे में उसे बेचना चालू करता है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही भुजिया हजारों करोड़ों के बिजनेस एम्पायर की नींव बनेगी। एक दिन पूरी दुनिया में बिकने वाले लाखों भुजिया पैकेट्स में उसका नाम हल्दीराम प्रिंटेड होगा। कहानी है इंडिया के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके ग्रैंडफादर भुजिया बाजार में अपनी छोटी सी शॉप में भुजिया बेचते थे और बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया में बहुत इंटरेस्ट था। इस वजह से सिर्फ 12 साल की उम्र में हर दिन घंटों मेहनत करके भुजिया मेकिंग प्रोसेस को मास्टर कर लिया और बहुत जल्द अपने ग्रैंडफादर की शॉप में रेगुलरली बैठने लगे। लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर की तरह भुजिया बेचकर एक्स्ट्रा पैसे कमाकर सेटिस्फाई नहीं थे। वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेच रहे थे वो बेसन से बनती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोगों को मोठ की दाल बहुत पसंद है। वहाँ के लोग कई डिशेस में मोठ का दाल यूज करते थे, इसीलिए हल्दीराम ने अपनी भुजिया को बेसन के साथ मोठ की दाल मिलाकर बनाना चालू कर दिया। उनकी ये नई भुजिया लोगों को काफी डिलीशियस लगी और इंस्टेंट हिट बन गई। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी अभी की भुजिया काफी मोटी और सॉफ्ट है, लेकिन अगर वो इसे थिन और क्रिस्पी बना दे तो कस्टमर का ईटिंग एक्सपीरियंस और सेटिस्फाइंग हो जाएगा। इसे अंजाम देने के लिए सबसे पहले उनको बैटर पतला बनाना था और साथ में एक ऐसा मैश चाहिए था जिसके होल्स स्टैंडर्ड मैश से छोटे हो ताकि पतली भुजिया बन सके। उन्होंने मार्केट में कई मैश मेकर के साथ लगकर परफेक्ट मैश बनवाया और उन्होंने अपने बैटर के कई आइट्रेशन भी ट्राई की। फाइनली कई महीनों के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उन्होंने थिन और क्रिस्पी भुजिया तो बना ली थी और इसी भुजिया ने सेल्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया। हल्दीराम का इनोवेशन केवल भुजिया की रेसिपी तक लिमिटेड नहीं था। साइड में हल्दीराम ब्रांडिंग ज्वेलर्स भी थी। मार्केट में कई और दुकानें थी जो भुजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि कस्टमर्स के दिमाग में उनकी भुजिया की इंपॉर्टेंस एक नॉर्मल भुजिया से कई गुना ज्यादा हो। हल्दीराम को पता था कि महाराजा दंगा सिंह बीकानेर के सबसे पॉपुलर महाराजा थे और लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए हल्दीराम ने अपनी भुजिया का नाम महाराजा दंगा सिंह के नाम पर दंगा सेव रख दिया। महाराजा के नाम से उनकी भुजिया बाकी सभी भुजिया से डिफरेंशिएट हो गई और इसे प्रीमियम पोजीशनिंग भी मिल गई और साथ ही ब्रांडिंग के साथ उन्होंने प्राइसिंग भी बढ़ा दी थी और कस्टमर्स ने उस प्राइस को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया था। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस अच्छा खासा स्टैब्लिश कर लिया था। 36 साल की एज में उनकी एक वाइफ और 3 बेटे भी थे। बेहद गरीबी छूट कर आए हल्दीराम की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन 1944 में उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। लेडीज के बीच में रिलेशन भी करने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि हल्दीराम को घर छोड़कर अलग होना पड़ा। प्रॉब्लम ये थी कि घर के साथ साथ हल्दीराम को बिजनेस से भी बाहर कर दिया गया था। जिस बिजनेस को हल्दीराम ने जी जान लगाकर बनाया था उसी बिजनेस से उन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं मिली और रातों रात अपनी फैमिली के साथ सड़क पर आ गए। जिम्मेदारियों के चलते उनके पास इमोशनल होने का कोई टाइम नहीं था। हल्दीराम ने जल्द से जल्द अपने आप को संभाला और काम ढूंढने लगे। मार्केट में काम ढूंढते वक्त किसी ने उनका नाम पुकारा। जब हल्दीराम ने मुड़ कर देखा तो पीछे उनका एक बचपन का दोस्त खड़ा था। ये दोस्त कई सालों बाद बीकानेर लौटा था और हल्दीराम ने अपनी सारी सिचुएशन इसको बता दी। सालों पहले हल्दीराम ने 200 रुपए दे के इस दोस्त की मदद की। फॉर्चुनेटली उसने ये एहसान भूला नहीं था। उसने हल्दीराम को 100 रुपए लौटा दिए और यही 100 रुपए हल्दीराम के लिए लाइफ टाइम साबित हुआ। पहले तो उसने अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा घर रेंट पर लिया और बिजनेस आइडिया सोचने लगे। उनकी वाइफ चंपा देवी काफी डिलीशियस मूंग दाल बनाती थी और बीकानेर के लोगों की ये मूंग दाल एक स्टेबल डिश थी। फिर उन्होंने मूंग दाल का बिजनेस करने का फैसला लिया। बचे हुए पैसों से मूंग दाल, स्पाइसेस और बाकी आइटम्स खरीदे और एक काम चलाओ किचन भी सेटअप कर लिया। दोनों अर्ली मॉर्निंग उठकर मूंग दाल प्रिपेयर करते। हल्दीराम पूरे दिन मार्केट में घूम कर लोकल वर्कर्स और ऑफिस गोयर्स को ये डिश बेचा कर कुछ ही टाइम बाद उन्होंने मूंग दाल के साथ साथ अपना ओरिजिनल पैशन भुजिया भी बेचना शुरू कर दिया। क्वालिटी और टेस्ट की वजह से उनका एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया था। कुछ ही टाइम बाद एक छोटी सी शॉप को रेंट में लेने के लिए उन्होंने पैसा जमा कर लिया था। शॉप खोलने के कुछ ही समय बाद मार्केट में ये बात फैल गई कि हल्दीराम और उनकी दंगा से वापस आ चुके हैं। उनकी दुकान में लोगों की लाइन लगने लगी। देखते ही देखते हल्दीराम फिर से एक लोकल भुजिया किंग बन गए। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने केवल इसी दुकान को बड़ा करने में पूरा फोकस किया, लेकिन 1950 में कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हल्दीराम अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे। वहाँ सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाई थी। उन्होंने जब भुजिया खाने के बाद मेहमानों का रिएक्शन देखा तो वो काफी सरप्राइज थे। उनको भुजिया इतनी पसंद आ रही थी कि वो तारीफ तो कर ही रहे थे, साथ
साथ में हल्दीराम को बल्क ऑर्डर्स भी दे रहे थे। उनको अब तक समझ में आ गया था कि कोलकाता में बिजनेस एक्सपांड करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ इतना कंपटीशन नहीं था जो भुजिया बेचता हो। 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और अपने सबसे बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता में बिजनेस सेटअप करने के लिए भेजा। यहाँ भी उनकी शुरुआत एक छोटे से घर और 8 स्क्वायर फीट की दुकान से हुई। शुरुआत तो स्लो थी, लेकिन इवेंचुअली कोलकाता में भी उनका बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ के कारण ग्रो करने लगा और देखते ही देखते वो दिन के 150 से 200 किलो भुजिया बेचने लगी। बंगालीज को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने वहाँ के टेस्ट के हिसाब से बंगाली मिक्सचर नाम की नमकीन लॉन्च की, जो कि काफी सक्सेसफुल हो गई। अगले 12 सालों में उनकी शॉप 8 स्क्वायर फीट से 25 स्क्वायर फीट हो गई और बिजनेस भी हर साल डबल हो रहा था। बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता ब्रांच का बिजनेस बीकानेर ब्रांच से बड़ा हो चुका था। 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे सेटल्ड थे। उनके बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर का बिजनेस संभालते थे। सतीदास ने फैमिली से अलग होकर इंडिपेंडेंट शॉप खोल ली और रामेश्वर लाल कोलकाता का बिजनेस संभालते। इसे देखते हुए हल्दीराम ने बिजनेस से सेमी रिटायरमेंट ले ली और कभी कभी बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए विजिट करते थे। बिजनेस ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हल्दीराम की बिजनेस जर्नी का सुनहरा चैप्टर साबित हुआ। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन ने कोलकाता में अपने चाचा के साथ काम कर रहे थे। वो 1968 में नागपुर में हल्दीराम का ब्रांच खोलने का फैसला लेते हैं। नागपुर आगे शिव किशन ने देखा कि लोग बालूशाह, गुजराती पेड़ा और लड्डू जैसे स्वीट्स को बहुत पसंद करते थे। वहाँ के लोगों को स्वीट्स बहुत पसंद थे, लेकिन इन्हें इंडिया के बाकी हिस्सों के स्वीट्स का एक्सपोजर नहीं मिला था। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए शिव किशन ने अपनी भुजिया के साथ साथ अपने फेवरेट काजू कतली भी बेचना शुरू किया। स्टार्टिंग में कस्टमर उसे खरीदने में हेसिटेट करते थे, इसीलिए शिव किशन ने अपने कस्टमर्स को फ्री सैंपल ऑफर करने लगे। एक बार टेस्ट करते ही लोग काजू कतली के दीवाने होने लगे और डिमांड स्काई रॉकेट कर गई। इस चीज को देखते हुए शिव किशन ने मलाई लड्डू, रसगुल्ला, रसमलाई जैसे स्वीट्स भी ऑफर करना शुरू कर दिए। जाने अनजाने यही से शुरुआत होती है हल्दीराम की इंडियन स्वीट इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर बनने। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम के 2 आउटलेट खुल गए थे, लेकिन शिव किशन यहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे। एक दिन शिव किशन कीर्ति नाम के रेस्टोरेंट में गए, जिसने उनकी आंखें खोल दी। वो रेस्टोरेंट केवल डोसा और लस्सी ऑफर करता था और वहाँ हमेशा कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी। वहीं से इनको आइडिया आया हल्दीराम को एक शॉप से एक रेस्टोरेंट में बदलने का। मार्केट को समझने पे उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र में लोगों को साउथ इंडियन डिशेस जैसे डोसा और इडली बहुत पसंद है। वो तो अपने रेस्टोरेंट में बीकानेर के पॉपुलर स्नैक्स जैसे समोसा, कचौड़ी ऑफर करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले कस्टमर्स को रेस्टोरेंट तक लाना था। इसीलिए उन्होंने उन्हीं डिशेस से शुरुआत की जिनकी डिमांड थी, यानी डोसा और इडली। शिव किशन ने एक 30 सीटर रेस्टोरेंट खोला और बहुत जल्द उनके रेस्टोरेंट की सारी सीट्स ऑक्यूपाइड रहने लगी। इसे देखते हुए उन्होंने अपने सीटिंग कैपेसिटी डबल कर ली और मेन्यू में समोसा और कचौड़ी भी ऐड कर दिया। जो कस्टमर्स डोसा और इडली खाने आते थे, शिव किशन ने समोसा और कचौड़ी भी ट्राई करने को कहते थे। जैसे काजू कतली के समय हुआ था, सेम वैसा ही अब हुआ। एक बार कस्टमर्स ने समोसा कचौड़ी ट्राई कर ली तो उनमें से ज्यादातर लोग उनके रेगुलर कस्टमर बन गए। अगले कुछ सालों में नागपुर में हल्दीराम के मल्टीपल आउटलेट खुल गए और इसी के चलते हल्दीराम नागपुर में भुजिया बिजनेस से बढ़कर एक इंडियन स्नैक, स्वीट और रेस्टोरेंट बिजनेस में बदल चुका था। 1975 में कोलकाता ब्रांच के रामेश्वर लाल फैमिली बिजनेस स्ट्रक्चर से अलग होकर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग रामेश्वर लाल वेस्ट बंगाल से बाहर बिजनेस नहीं करेंगे और मूलचंद और उनके बेटे वेस्ट बंगाल में एंट्री नहीं करेंगे। कुछ समय तक हल्दीराम के नागपुर ब्रांच बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शिव किशन के दिमाग में इससे भी बड़े प्लान थे। वो एक ऐसे शहर में एक्सपांड करना चाहते थे जो हल्दीराम को नेशनल लेवल का ब्रांड बना दे और वो शहर था भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में एक्सपांड करने के लिए शिव किशन ने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को चुना। मनोहर लाल बीकानेर में बिजनेस कर रहे थे और शिव किशन को उनमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा था। 1982 में मनोहर लाल अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए और वहाँ देखा कि चांदनी चौक फेमस स्नैक वेंडर से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कंपटीशन कभी नहीं देखा था, लेकिन वहाँ कंपटीशन के साथ साथ डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। मनोहर लाल ने शिव किशन की मदद से शॉप के लिए लैंड खरीदी और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एक साल मेहनत करके मार्केट में उन्होंने अपनी रेपुटेशन बिल्ड की और ब्रेक इवन करने लगे। अगले कुछ सालों में उन्होंने अपने करंट वर्कशॉप को एक्सपांड किया, बल्कि 2000 स्क्वायर फीट की एक फैक्ट्री भी बिल्ड की और नए आउटलेट भी खोले। बिजनेस लगातार एक्सपांड हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी हल्दीराम एक मीडियम साइज लोकल बिजनेस था और शिव किशन और मनोहर लाल चाहते थे कि हल्दीराम वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बने और इंडिया के हर घर में लोग उसके प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। उन्होंने देखा कि लिबरलाइजेशन के बाद पेप्सी को कैलॉग्स
केलॉग्स और नेस्ले जैसी ब्रांड्स ने इंडिया में कन्वीनियंस फूड बेचना चालू कर दिया है, बेसिकली पैकेज्ड एंड रेडी टू ईट फूड। लेकिन हल्दीराम ने बहुत बड़ा गैप स्पॉट किया। ये सभी फॉरेन ब्रांड्स इंडिया को वेस्टर्न कल्चर का पैकेज्ड फूड मार्केट करने के लिए हजारों करोड़ों लगा रहे थे, लेकिन उस समय कोई भी ब्रांड इंडियन स्नैक्स को लॉन्ग शेल्फ लाइन वाली पैकेजिंग में नहीं बेच रहा था। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हल्दीराम ने अपने बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया को नाइट्रोजन पैकेजिंग में बेचना चालू किया, जिसकी वजह से इनकी शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर महीनों तक पहुंच गया। पैकेजिंग के कारण हल्दीराम का बिजनेस अब ना पूरे दिल्ली तक लिमिटेड नहीं था। अब लोग इंडिया के छोटे से छोटे शहर में हल्दीराम की भुजिया खरीद सकते थे। लॉन्च होने के बाद कस्टमर्स ने इन प्रोडक्ट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसीलिए हल्दीराम ने अपने पैकेज्ड फूड आइटम्स में रसगुल्ला, सोन पापड़ी, पिकल्स, कचौड़ी और इवन भेलपुरी में डाइवर्सिफाई किया। देखते ही देखते हल्दीराम ने 400 से ज्यादा फूड आइटम्स बेचना शुरू कर दिए। अलग अलग परचेजिंग पावर वाले कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए इन्होंने अलग अलग पैक साइजेस में अपने प्रोडक्ट ऑफर किए। जैसे इनके कई प्रोडक्ट का छोटा पैक केवल 5 रुपए में मिल जाता है और बड़े बड़े पैक 200 रुपए प्लस जाते हैं। इनको पता था कि स्नैक एक इम्पल्सिव परचेज होती है, इसीलिए हल्दीराम ने कलर साइकोलॉजी का यूज करके अपनी पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाया। फाइनली इंडिया के कोने कोने में पहुंचने के लिए हल्दीराम ने 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लाखों रिटेलर्स को ऑन बोर्ड किया। इन्हीं स्ट्रेटेजीज के चलते आज इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में लोग हल्दीराम की स्नैक्स खाते हैं और इवन यूएस, सिंगापुर, यूके जैसे 80 से ज्यादा देशों में हल्दीराम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्नैक्स ब्रांड है। करीब 100 साल पहले हल्दीराम की शुरुआत भुजिया को 2 पैसे में बेच के हुई थी और आज उसी हल्दीराम ने 9000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। हल्दीराम की कहानी ये प्रूव करती है कि कस्टमर्स को डिलाइट करके, लगातार प्रोडक्ट को इनोवेट करके, समय के साथ खुद को बदल के कितना भी बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, भले शुरुआत कितनी भी छोटी हुई हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।